प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या जिसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ सर्टेन प्रोपोर्शन भी कहते हैं, इसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर हम देखें तो सबसे पहले इस लॉ को किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ लुइस प्राउस्ट नाम था, यानी कि शॉर्ट में इनको हम लोग JL प्राउस्ट नाम आप याद रखिए। इन्होंने इस लॉ को सबसे पहले दिया था। जैसा कि इसके नाम से ही पता चला है कि लॉ ऑफ सर्टेन कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स कंपोजिशन, इसका मतलब तो क्या हुआ कि अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उन एलिमेंट का मास रेशियो देखें तो वो हमेशा एक फिक्स होता है, एक सर्टेन होता है। चाहे वो सब्सटेंस नेचुरली पाया जाए या आर्टिफिशियली जो आप लैब में बनाते हो, या इस अर्थ पे जो तक कहीं भी पाया जाए, दुनिया के किसी भी कोने में पाया जाए, हमेशा फिक्स रहेगा, एक सर्टेन कंपोजिशन रहेगा। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, इन फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, द एलिमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स अमाउंट इन ए सर्टेन अमाउंट बाय मास। जब इसका मास लेंगे या इसी को सर्टेन प्रोपोर्शन कह सकते हैं, द गिवन सब्सटेंस ऑब्टेन्ड नेचुरली, या तो ये नेचुरली जो पाया जाए या आर्टिफिशियली जो लैब में आप बनाते हो, या जो इस अर्थ पर जो तक कहीं पर ये पाया जाता है। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वाटर की बात करते हैं, H2O, वाटर का फॉर्मेशन किससे होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से होता है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 1 एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम का मास कितना होगा? हाइड्रोजन के 1 एटम का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 एटम का कितना होगा? 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन के 1 एटम का 16 होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1, ये 8, यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा कितना होता है, किस प्रोपोर्शन में होगा? ये 1:8 के प्रोपोर्शन में होगा। अब ये वाटर चाहे नेचुरल वाटर हो, नेचुरल वाटर किसको कहते हैं? रेन वाटर को कहते हैं। वाटर को किसी भी सोर्सेज से लिया जाए, निकाला जाए, टैप वाटर हो, कुएं का पानी हो, नल का पानी हो, झरने का पानी हो, नदी तालाब का पानी हो, वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। कभी भी जो है इसके सोर्स डिफर होने पर डिफर नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा। अब इस वाटर को या तो नेचुरली हो या फिर तो आप लैब में किसी मेथड से बनाते हो। लैब में कैसे बना सकते हैं? ये देखिए, ये H2 है, ये हाफ O2 आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? H2O का फॉर्मेशन करेंगे। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का मैं डिकम्पोजिशन कर देता हूँ, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा? यहाँ पर H2O प्लस हाफ O2 बनेगा। तो यहाँ पर चाहे वाटर हो चाहे यहाँ पर वाटर हो, दोनों जगह हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना आएगा? 1:8 ही आएगा। या किसी भी केमिकल मेथड से बन जाए, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा? CaCl2 बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो यहाँ पे जो वाटर बना है, ये वाटर का भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो वही होगा जो नेचुरल वाटर में होता है, यानी कि 1:8 होता है। अब ये वाटर चाहे इंडिया में पाया जाए, चाहे पाकिस्तान में, नेपाल में, चाइना में, अमेरिका में, कहीं भी इस अर्थ के किसी भी कंट्री में पाया जाए, तो इस वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा। यही क्या है? लॉ ऑफ सर्टेन कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसी को कहेंगे। आइए एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि CO2 के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किससे होता है? कार्बन के 1 एटम से होता है और ऑक्सीजन के 2 एटम के कॉम्बिनेशन से होता है। अब यहाँ पे कार्बन का अगर हम लोग एटॉमिक मास देखते हैं तो 12 होगा, और ऑक्सीजन के 2 एटम का जो देखा जाए तो कितना होगा? 32 होगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, यानी कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना होता है? ये मास रेशियो 3:8 होता है। आए समझ में? कितना होगा? 3:8। अब ये CO2 नेचुरली पाया जाए या जो था आर्टिफिशियली किसी मेथड से बनाते हैं। आर्टिफिशियली हम लोग कैसे बना सकते हैं? जैसे
कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनेगा। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है MgCO3 है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या बनेगा, ये MgO प्लस CO2 बनेगा। या फिर तो अगर आप देखो यहाँ पर कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, CO2 बनेगा। या फिर अगर कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हो जाता है तब भी जो क्या बनेगा, CO2। अब ये CO2 चाहे कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से बने, चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से, चाहे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके CO2 बना लेते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके CO2 बना लेते हैं, आप कहीं भी देखते हो तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना होगा, उतना ही होगा जो नेचुरली पाया जाता है, यानी कि 3:8 मास रेशियो होगा, ये कांस्टेंट होगा। अब ये CO2 चाहे इंडिया के एटमॉस्फेयर में हो, चाहे इस अर्थ पर प्रेजेंट जो है किसी भी जो देश के एटमॉस्फेयर पर हो, कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा कितना होगा, 3:8 होगा। इस तरीके से ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस लॉ की सर्टेन लिमिटेशंस हैं, आइए उन लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं जहां पर वो सब्सटेंस इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के कुछ ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस हैं जहां पे ये लॉ फॉलो नहीं होता है। इसमें जो है क्या ड्रॉबैक है जरा समझिएगा। पहला जो ड्रॉबैक ये है कि ये लॉ कहता है कि सब्सटेंस प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उस सब्सटेंस में थोड़ी भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ट्रेस क्वांटिटी इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है, तो ये लॉ फेल हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास जो कंटेनर है, इस कंटेनर में प्योर वाटर है, प्योर वाटर का फॉर्मेशन किससे होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस प्रोपोर्शन में होंगे, 1:8 के प्रोपोर्शन में होंगे बाई मास, ठीक है ना। अगर इस वाटर में अगर मैं जो है एक क्रिस्टल जो है चीनी डाल दूं, तो एक क्रिस्टल जो है चीनी डालने पर चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। भले जो है उस चीनी का स्वाद, उसका टेस्ट जो है इस पानी में आए चाहे ना आए, लेकिन आप देखोगे कि ये पानी जो है इम्प्योर हो गया। अब इस पानी में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए। ऐसी कंडीशन में लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फेल हो गया। इसी पानी में अगर मैं NaCl का एक क्रिस्टल डाल देता हूँ, छोटा सा दाना डाल देता हूँ सोडियम क्लोराइड का, जिसको कॉमन टेबल साल्ट कहा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये सब्सटेंस इम्प्योर हो गया, चाहे उस चीनी का जो था टेस्ट इस पानी में आए चाहे ना आए। क्यों? क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये 1:8 बाई रेशियो प्रेजेंट हैं। जैसे ही इसमें मैं NaCl डालता हूँ, इसमें नमक डालता हूँ, तो इसमें Na और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन आ गया, जो पानी को इम्प्योर कर दिया। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फेल हो गया। यानी कि इसका पहला लिमिटेशन क्या है, इसका फर्स्ट लिमिटेशन है कि सब्सटेंसेज मस्ट बी का मतलब जोर देके कहा जा रहा है, मस्ट बी प्रेजेंट इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म। सब्सटेंस सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इवन ट्रेस अमाउंट भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये लॉ फेल हो जाएगा, उस पर काम नहीं करेगा। दूसरी इनकी क्या है लिमिटेशन, कि अगर कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में एलिमेंट का आइसोटोपिक फॉर्म पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर एलिमेंट का आइसोटोपिक फॉर्म जो है पार्टिसिपेट कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में सेम कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूल के लिए मास रेशियो डिफर कर जाएगा। जैसे अगर मैं जो है एग्जांपल लेता हूँ, वाटर की बात करता हूँ। एक वाटर जो था नॉर्मल वाटर है, जिसमें नॉर्मल ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 पार्टिसिपेट कर रहा है, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ जिसमें ऑक्सीजन का आइसोटोप पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसका एटॉमिक मास 18 है। तो दोनों में आप मास रेशियो देखेंगे अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कैसे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये वाटर हो गया, ये H2O है, और ये H2O कैसा है, नॉर्मल वाला है, जिसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। एक दूसरा जो था वाटर मॉलिक्यूल लेता हूँ, एक ही वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, इसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का आइसोटोपिक फॉर्म जिसका एटॉमिक मास 18 है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 2:16, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा, 1:8 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 2:18 हो गया, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में 1:9 हो गया। अब आप क्या देख रहे हो कि दोनों जगहों पर वाटर के ही मॉलिक्यूल हैं,
लेकिन एक जगह पे जो था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 आ रहा है और दूसरी जगह पे 1:9 आ रहा है। दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल है। क्यों डिफर कर रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का आइसोटोपिक फॉर्म जो था पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये लॉ इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एक दूसरे एग्जांपल की बात करता हूँ, CO2 के मॉलिक्यूल की बात करता हूँ। एक CO2 का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन का नेचुरल फॉर्म यानी कि कार्बन 12 वाला पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरी जगह जो है कार्बन का रेडियो एक्टिव फॉर्म जिसका एटॉमिक मास 14 पार्टिसिपेट कर रहा है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसे CO2 है, यहाँ पे वो कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है जिसका एटॉमिक मास 12 है और दूसरी जगह ये देखिए CO2 है, यहाँ पर वो कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है जिसका एटॉमिक मास 14 है। अब दोनों जगहों पे अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन के 2 एटम का 32 हो जाएगा। एक एटम का एटॉमिक मास 16 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे कार्बन जो था हम लोगों ने 14 वाला लिया है और O2 ये कितना है 32 है। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32 यानी कि 3:8 हो गया। और दूसरी जगहों पे अगर हम लोग देखते हैं तो 2 7 जा 14 और 2 16 यानी कि 7:16 हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों जगहों पे CO2 का एक मॉलिक्यूल, CO2 का एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है, लेकिन इस जगह पर जो कार्बन ऑक्सीजन का मास रेशियो है 3:8 आ रहा है, जबकि दूसरी जगह पे कार्बन ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना आ रहा है 7:16 आ रहा है। आपने देखा, यानी कि ऐसे जो मॉलिक्यूल्स पर, ऐसे कंपाउंड्स पर जहाँ पे सेम एलिमेंट के आइसोटोपिक फॉर्म पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, फेल हो जाएगा ये लॉ। तीसरा इसका लिमिटेशन क्या है? ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे उस एलिमेंट का अपना एक सर्टेन प्रोपोर्शन होगा और कोई दूसरा कंपाउंड हुआ जिसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है डिफर हो गई, तो ऐसी कंडीशन में उसमें जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एलिमेंट भले सेम हो लेकिन मास रेशियो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है। अगर मास रेशियो एग्जैक्टली सेम हो रहा है मतलब तो वो कंपाउंड इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना? जैसे अगर मैं जो तो बात करता हूँ ऑर्गेनिक आइसोमर्स की बात करता हूँ, तो ऑर्गेनिक आइसोमर्स ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ तो एलिमेंट जो है सेम होंगे, उनके प्रोपोर्शन सेम होंगे, लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये लॉ उनके ऊपर जो अप्लाई नहीं होगा, वो कंपाउंड्स इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक आइसोमर्स की बात करता हूँ, जरा देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये ऑर्गेनिक आइसोमर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक आइसोमर्स इस लॉ को फॉलो नहीं करते या ये लॉ ऑर्गेनिक आइसोमर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर आप देखिए, एक मैंने कंपाउंड जो लिया हुआ है, ये कंपाउंड जो एथिल अल्कोहल है, C2H5OH है। ये कंपाउंड अल्कोहल है, एथेनॉल है। एक दूसरा मैं कंपाउंड ले रहा हूँ डाई मेथिल ईथर, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3O है। इसको डाइमेथिल ईथर कहते हैं या इसका अल्पेसी नेम मिथॉक्सी मीथेन है। तो ये ईथर कंपाउंड है। अब इन दोनों कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है। जब इन दोनों कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है तो यहाँ पे एलिमेंट भले ही सेम हो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन, उनका मास रेशियो एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम हो जाता है। ये देखिए कैसे करेंगे। 2 कार्बन है, इसी मॉलिक्यूल को हम लिख सकते हैं C2, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, C2H6O हो गया। इसमें देखें तो ये कितना हो गया 24:6:16 हो गया। अब यहाँ पे CH3O इसको कंडेंस कर देता हूँ। 2 कार्बन है, C2 हो गया, 3 3 6 हाइड्रोजन हो गया, C2H6 हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, C2H6 हो गया। अब यहाँ पे जो था 2 एटम कार्बन है, तो 2 एटम कार्बन का कितना हो जाएगा 24:6 कितना होगा 16 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि जो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उनका जो था मास रेशियो कितना आ रहा है 24:6:16 आ रहा है, और यहाँ पर भी जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है सेम मास रेशियो आ रहा है 24:6:16। चूंकि दोनों कंपाउंड जो था डिफरेंट हैं, दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो डिफर कर रही है, भले एलिमेंट सेम हो जाए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, लेकिन मास रेशियो एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में सेम हो जा रहा है और ये कंपाउंड्स इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल। जैसे मैं जो था एक एल्डिहाइड कंपाउंड लेता हूं और ये एल्डिहाइड कंपाउंड कौन सा है CH3CH2CHO है। ये एल्डिहाइड कंपाउंड है जिसका आईयूपीएसी नेम प्रोपेनल है। अब एक दूसरा मैं कंपाउंड लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड O
CH3 और ये कंपाउंड कौन सा है? कीटोन है। ये पहला वाला कंपाउंड कौन सा है? ये एल्डिहाइड है। दूसरा वाला कंपाउंड कौन सा है? ये इसको हम लोग कीटोन कहेंगे। ये दोनों कंपाउंड का मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर इसको मैं कंडेंस करता हूं तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये देखिए C3 हो गया, 3 2 5 1 6, ये C3H6 हो गया। और एक ऑक्सीजन है, इसका देख लेते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3, 3 कार्बन है, ये देखिए 3 3 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप देखो 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यानी कि दोनों जगह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो सेम होगा। दोनों कंपाउंड जब अलग अलग हैं, दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो मास रेशियो जो है सेम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे सेम हो रहा है, इस वजह से ए इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आइए देखते हैं इसका कितना हो जाएगा। ये 36 हो जाएगा, 3 एटम कार्बन का, 6 एटम हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, एक एटम ऑक्सीजन का 16, और यहाँ भी देखिए 36 हो गया, (6:16 हो गया, यानी कि जो तो दोनों जगह सेम हो रहा है। ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनिक आइसोमर्स इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।